हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लगातार सवाल पर सवाल। क्या जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आज मिलेगा आपके सारे सवालों का जवाब। अगर सवाल की बात करें तो आपके सवाल की लिस्ट मेरे पास है। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या रिलेटिव के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं? क्या रिलेटिव को पावर दे सकते हैं आपके अकाउंट में ट्रेड करने की? क्या सही बोला या नहीं बोला? ये 4 सवाल ही तो हैं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि हम कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे या कोई और स्पेशल वीडियो बना देंगे। और वीडियो के लास्ट में एक गुड न्यूज़, जो सरकार ने सरकारी एम्प्लॉय के लिए कुछ रूल चेंज करके दिया था, सब जानेंगे डिटेल में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। और रात के 8:30 बजे का शो, एक फैमिली शो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, मार्केट की समझ, सब कुछ लर्निंग और अर्निंग, जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं। आप भी जुड़ जाएं, कमाएं। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहां पे दिख रहा होगा, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो देखिए क्या है रूल। तो सेंटर जो सिविल सर्विस कंडक्ट का रूल आता है 1964 का, ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, यूनियन टेरिटरीज जो मेनली सेंट्रल के अंदर में आता है तो उनके भी एम्प्लॉय हों, कोई भी एम्प्लॉय हों, सबके ऊपर रूल लागू होता है। यहां पर कुछ अलग नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अलग हैं, किन्हीं के लिए रूल अलग है, किन्हीं के लिए रूल अलग है, ऐसा कुछ नहीं। सब पे रूल बराबर है। अब एज पर रूल कोई भी सरकारी कर्मचारी स्पेकुलेशन में पार्ट नहीं ले सकता, स्पेकुलेट नहीं कर सकता, स्टॉक हो, शेयर हो, इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी चीज में। अब यहां पर जो मेन पॉइंट आता है, स्पेकुलेशन क्या? ट्रेडिंग को स्पेकुलेशन माना जाता है। स्पेकुलेशन का मतलब है हम एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे मौके को ढूंढने की तलाश में हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। और जब स्पेकुलेशन आता है तो काम धंधा छूट जाता है। तो ट्रेडिंग को ही स्पेकुलेशन का पार्ट माना जाता है, जहां करेंसी ट्रेडिंग हो, कमोडिटी ट्रेडिंग हो, एफएनओ हो, ऑप्शन हो, इक्विटी ट्रेडिंग हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी इंट्राडे नो, बिल्कुल नो। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ओकेजनल इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टमेंट, जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, या किसी स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा हर मंथ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स अपने ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है, तो उन सब चीज़ों में जब आप कर रहे हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म होता है, तो वहां पर वो आपको अलाउ है। अब अदर पर्सन, मान लीजिए आपने किसी को ऑथराइज किया हो, तो आपके बिहाफ पर आपका भाई, आपका कोई रिलेटिव इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, याद रखिएगा, लेकिन ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर इन शॉर्ट बोलें तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना किसी से करवा सकते। अब लगातार बाय या सेल कर रहे हैं, या लोगों के दिमाग में चलता है, अच्छा आज हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म खेलते हैं, आज ले लेते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाएगा, डिलीवरी 2 दिन में आ जाएगी, हम 2 दिन के बाद बेच देंगे। क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि आपके दिमाग में चल ही रहा है कि मैं आज लूंगा 2 दिन 3 दिन में, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेकिन फिर वापस से ट्रेडिंग ही आ गई, यानी आप फ्रीक्वेंटली कुछ खरीदना और बेचना चाह रहे हो, और यहां पर फ्रीक्वेंटली जैसी चीज होती ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। यानी आप जब ले रहे हो तो 100% एज पर रूल, आपको आज लिया, महीने भर के बाद बेच दो, वो चल जाएगा, लेकिन वो स्पेकुलेशन नहीं चलेगा। आपने बाय किया, डीमेट में आने दिया, नेक्स्ट डे सेल कर दिया, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पार्ट है। क्योंकि अगर आप यहां पे फंसते हो
तो आपको यहाँ पर इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है? आपका मेन मोटिव था, आप डीमेट में आने का वेट कर रहे थे, फिर सेल करते, यानी आपका मोटिव इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, आपका मोटिव ट्रेडिंग था, और ट्रेडिंग यानी स्पेकुलेशन। तो ये वो चीज़ है जो आपको बहुत क्रिस्प क्लियर समझनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या मैं अपने फैमिली मेंबर को अपना अकाउंट दे दूं, तो क्या वो कर सकते हैं? तो यहां पर भी एक चीज़ जान लीजिए, सरकार आपसे आगे है। अब जैसे ही जब भी कोई रूल बनते हैं तो बहुत सारे क्लॉज होते हैं, उसमें एक क्लॉज है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, जहां पर उनकी कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी हैम्पर हो। क्या है इसका मतलब? मान लीजिए आप ड्यूटी पर हैं, किसी फैमिली मेंबर को पीओए सबमिट कर दिया और बोल रखा है कि आप मेरे बिहाफ पर ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, अलाउ नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा है, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और अगर लॉस हुआ तो दिक्कत सिर्फ आपको होने वाली है। यानी आप डायरेक्टली नहीं हो बट इनडायरेक्टली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व बैठे हो, और वो आपकी ड्यूटी को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके मेंटल साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा, और इसीलिए अलाउ नहीं है। अब आप सोच रहे हो क्या आप अपने माँ पापा के अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो? तो ये समझ लो कि अगर आपकी के भाई, पेरेंट्स या वाइफ, उनका खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप अगेन फंस जाओगे। मान लीजिए कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उन्होंने मेरे नाम से अकाउंट ट्रेडिंग की और मेरे पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी और जब मेरे पास कोई सोर्स नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा मेरे दोस्त? क्या कोई बेवकूफ़ है, उन्हें नहीं समझेगा कि पैसा हमने डाला अपने बच्चे के अकाउंट में? जवाब कहाँ से दोगे? इनकम सोर्स कहाँ से दिखाओगे? और वहीं पर फंस जाओगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझकर एक एक क्लॉज बना दिया है, और आप फंस गए तो वहीं पर आपकी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर वैसे तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ भी होता है, तो आईपी एड्रेस भी आपका हो सकता है, समझ ही रहे हो। तो ये कई सारी चीज़ें कई तरीके से ट्रैक होती है, बहुत सारी चोरी छुपे भी करने वाले करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चैन की सांस लेना चाहते हैं और चैन से रहना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग को भूल जाइएगा। अब नेक्स्ट क्या है? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो चाहे आईपीओ हो, एफपीओ हो, यानी फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, उसके प्राइसिंग में इन्वॉल्व है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है अपने अकाउंट से, ना फैमिली मेंबर के अकाउंट से। आता है ना, वहाँ पे अगर कोई इन्वॉल्व है तो नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से जान लीजिएगा। तो सिंपल टर्म में समझ लीजिए, आपको अलाउ नहीं है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। नो मीन्स नो। अब यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? तो सरकारी अफसर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम और शेयर में अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सरकार ने इसके लिए 27 ईयर्स पुराने नियम चेंज किए, और 1992 के नियम के तहत ग्रुप ए और बी के अधिकारी को एक फाइनेंशियल ईयर में शेयर और म्यूचुअल फंड डिवेंचर में कुल ट्रांजैक्शन 50,000 से अधिक रहने पर फॉर्म भरकर सरकार को जानकारी देनी पड़ती थी, यानी उसको बढ़ा दिया, और अब उसको बढ़ाकर 6 गुना कर दिया। 6 गुना तो है ना अच्छी खबर। और सरकारी ऑफिसरों का जो सैलरी स्ट्रक्चर ध्यान रखकर फैसला सर ने जो लिया है, उसमें ग्रुप सी और डी ऑफिसर के लिए ये पहले सीमा थी 25,000 की, वहाँ भी 6 गुना बढ़ गया। तो यानी लिमिट बढ़ गई है आपके इन्वेस्टमेंट की। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा हर एक एंगल का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई जवाब रह गया है, कोई एंगल छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की, या कोई छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाने की जहाँ पे उसको कवर कर सके। तो प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच।